नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट जो है वो आपको न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के बारे में है, जिनको हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के बारे में हाल ही में इनको मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर कहता है हाल ही में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दूसरा इसका हो जाएगा एसपी धारकर। हाल ही में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में एसपी धारकर की नियुक्ति की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एमएस रामचंद्र रॉय को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने एज माई ट्रिप के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड ट्रैवल कार्ड जारी करने का ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्नोसॉमी ई बुक लॉन्च की है। तो गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनोमी ई बुक को लॉन्च किया गया है। तो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हम एमसीक्यू के बारे में। तो पहला प्रश्न है, रिसेंटली अनुराग कुमारा दिशा नायके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो कि अनुराग कुमारा दिसानायका को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 24 नवंबर 1968 को गैलेवेला में जन्मे अनुराग कुमारा दिसानायका ने श्रीलंका की राजनीति को बदल दिया है। उन्होंने जनता विमुक्त पेरामुना पार्टी को एक अभूतपूर्व चुनाव में जीत दिलाई, जिसमें 42% वोट इनको मिला हुआ है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति पद तक उनका जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। राजनीतिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है ये दर्शाता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी कोई व्यक्ति आके और राष्ट्रपति बन सकता है। विशेष रूप से आर्थिक संकटों और पारंपरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ जनता के असंतोष के बाद अनुराग का नेतृत्व पार्टी के उग्रवादी अतीत से हटकर अधिक लोकतांत्रिक और सुधारवादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है, जो मतदाताओं की बदलाव की इच्छा के साथ प्रतिध्वनित होता है। तो ये आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में था, अनुराग कुमारा दिसानायके। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड ए न्यू क्लाइमेट फंड टू बी फाइनेंस्ड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फोसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री। किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है। तो ये आपका हो जाएगा अजरबैजान के द्वारा। किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है। तो ये अजरबैजान के द्वारा रखा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है। यह पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के दौरान पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना था। हालांकि यह प्रस्ताव नेक इरादे वाला है, लेकिन पर्याप्त धन प्राप्त करने में चुनौतियों को देखते हुए इसकी संभावित प्रभावशीलता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस कोष की स्थापना जलवायु वित्त वार्ता में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है।
विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए विकसित देशों की प्रतिबद्धता के संबंध में ये आपको एक चुनौती है। तो अजरबैजान ने एक नया फंड के बारे में रखा है और ये आपको COP29 सम्मेलन में इसकी पहल की गई थी। According to recent report, which states recorded the highest number of atrocity cases on Dalit? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे ज़्यादा मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 97.7 मामले 13 राज्यों में आए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्हीं 13 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार 98.91% मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले, राजस्थान में 8,651 मामले और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज किए गए थे। तो ये आपको कुल आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है 2022 का कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC/ST के खिलाफ अत्याचार मामले दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कॉप CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च? हाल ही में राज्य का भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको पुणे में लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुणे में 1.4 TDP क्षमता वाला भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया है। इस परियोजना को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का समर्थन प्राप्त है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर आधारित है। IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड के बीच सहयोग है। इस प्लांट का उद्देश्य COP26 से भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरक्षित कार्बन कैप्चर और उपयोग तकनीकों को आगे बढ़ाना है। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय 15% एथेनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहे हैं। इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और आयात में जब कमी आएगी तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसमें बचत होगी और विदेशी मुद्रा बचत होगी तो हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी मजबूती लगेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो धूल मुक्त दिल्ली अभियान, डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सर्दियों के मौसम से पहले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारियों को 7 से 10 दिनों के भीतर धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं बड़ा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिलिमिनेशन पावर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोगों की परिसीमन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है SEC यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलिमिनेटिंग कंस्टिट्यूंसी फॉर लोकल इलेक्शन एवरी 5 ईयर। SEC हर 5 साल में स्थानीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कहता है डिलिमिटेशन पावर्स ऑफ द SEC एक्सटेंड टू द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। SEC की परिसीमन शक्तियां राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक फैली हुई हैं, तो ये गलत है। राज्य विधानसभा से राज्य निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं है। SEC on rely on the voter list prepared by the Election Commission of India for delimitation purpose।
परिसीमन उद्देश्यों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है। डिलिमिटेशन का मतदाता सूची से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। एसईसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिलिमिटिंग कंस्टिट्यूंसी बिफोर लोकल बॉडी इलेक्शन एवरी 5 ईयर, इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। एज एसईसी डिलिमिनेशन पावर डू नॉट एक्सटेंड टू स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूंसी, दिस इज अंडर द जुडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 3 जो है वो आपको सही है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वोटर लिस्ट का संबंध डिलिमिटेशन से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरली इंडिकेट इन एन इकोनॉमी? सकल स्थित पूंजी निर्माण किसी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण पर कुल सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर 2 कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता व्यय का कुल मूल्य। तीसरा नंबर कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अचल संपत्तियों में किसी देश के निवेश का कुल मूल्य। और चौथा नंबर कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा कि अचल संपत्तियों में किसी देश के निवेश का कुल मूल्य जो होता है वो आपको सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आपको टोटल वैल्यू ऑफ ए कंट्री इन्वेस्टमेंट in fixed assets such as infrastructure, machinery, equipment, buildings over a specific period. It is a key indicator of the health and growth potential of an economy because it shows the level of investment in capital goods that are used to produce goods and services in the future. तो ये आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसमें आपको शामिल होता है मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स जो भी 1 साल के पीरियड में बने हुए हैं उन सबको जो है इन्वेस्टमेंट वो आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में माना जाता है। जब हाई ग्रॉस फिक्स कैपिटल होता है तो सरकार जो है ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ए कंट्री विथ ए हायर GFCF टेंड्स to have better infrastructure, industry and employment opportunity। तो जिस देश में जो है ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है उसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना, फिर आपको हवाई एयरपोर्ट निर्माण करना, एम्स बनाना, स्कूल्स बनाने, उसके बाद से आपको रेलवे स्टेशंस बनाने हैं, पुल बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं। तो ये फिक्स जो है आपको ग्राउंड बनाना है, फिक्स फॉर्मेशन हो गया, ये वो एक प्रकार का संपत्ति हो गया, तो उससे लोगों को प्रॉफिट्स होगा, तो वो आपको रोजगार क्रिएट करेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the GNSS based electronic toll collection system। GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द GNSS based ETC system uses satellite technology to determine the vehicle's location and calculate toll charges based on the distance traveled। GNSS आधारित ETC प्रणाली वाहन के स्थान को निर्धारित करने और यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल शुल्क की गणना करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। दूसरा नंबर कहता है द GNSS बेस्ड ETC सिस्टम रिक्वायर्स व्हीकल्स टू पास थ्रू फिजिकल टोल बूथ्स फॉर टोल कलेक्शन। तो ये तो गलत है।
फिजिकल टोल बूथ से गुजरना पड़ता है, ये भी गलत है। पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत जीएनएस प्रणाली वाहनों को टोल गेट पर रुकने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की अनुमति देती है। तो ये आपका 3 सही है। कितने सही हैं? तो इसमें आपको 2 सही है, यानी कि 2 सही है, एक जो है वो सही है और आपका 3 सही है। तो स्टेटमेंट एक कहता है कि जीएनएसएस बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है वो आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और वो आपके टोल कैलकुलेट करेगा कि आप कितना किलोमीटर गए हैं और व्हीकल लोकेशन के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल कितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है, उस हिसाब से ये टोल जो है वो कलेक्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको इतना देना पड़ेगा। रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टोलिंग मेथड। तो पहले क्या था कि आपको फास्टैग लगा हुआ है, आप जाइएगा, गाड़ी रोकिएगा, वहाँ उसका मशीन जो है वो रीड करेगा और फिर आपको जाने देगा। इससे क्या होता था कि लंबी लंबी कतारें लग जाती थी, ताकि काफ़ी लोगों को मैनुअली जमा करना पड़ता था, तो उससे जो स्पीड थी, ट्रैफिक लग जाता था, जहाँ उसके बाद से लोगों को बार बार रुकना पड़ता था, तो वो एक समस्या थी। दूसरा नंबर कहता है जीएनएसएस सिस्टम जो है वो एलिमिनेट द नीड फॉर व्हीकल टू पास थ्रू फिजिकल टोल प्लाजा। टोल बूथ्स पे फिजिकली रूप से एलिमिनेट वाला कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, भले वो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं हो, आपको उस टोल से गुजरना तो पड़ेगा ही। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। ट्रेडिशनल टोल सिस्टम द जीएनएसएस बेस्ड सिस्टम जो है वो अलाउ करता है फॉर सीमलेस नॉन स्टॉप टोल कलेक्शन, रिड्यूसिंग टैरिफ डिले एंड enhancing the efficiency of the toll collection on highways. This makes it a more advanced and efficient solution compared to physical toll plaza. अगला क्वेश्चन है Which of the following is considered under ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन? सकल स्थित पूंजी निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन के लिए स्टॉक में रखा गया कच्चे माल, तो इसको तो नहीं होगा। उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत और मशीनरी, तो ये हो जाएगा, ये आपको नहीं होगा। बिक्री के लिए तैयार माल, तो ये भी नहीं हो जाएगा। कंपनी की इन्वेंट्री में सभी आइटम, ये भी नहीं होगा। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल है वो संपत्ति है, पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स कैपिटल पे, जैसे कि आपको बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि हम घर बना दिए तो वो कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं है। दीज एसेट्स आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव पर्पस एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्हांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इसका उपयोग सालों साल होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने रोड बना दिया, पुल बना दिया, तो उसका एक पुल का अगर लाइफ देखा जाए तो 50 साल, यानी कि 50 साल हमने इन्वेस्ट किया, 50 साल के लिए एक बार उसमें पैसा लगाया और 50 साल तक हम उसको यूज करेंगे। विच आर क्लासिफाइड अंडर चेंज इन स्टॉक। तो ये था आपका एक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द ड्रिल इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल वन हेल्थ मिशन। यह ड्रिल राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। इट फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन हेल्थ एक्सपर्ट्स इन आउटब्रेक सिचुएशन। यह प्रकोप की स्थितियों में विदेशी स्वास्थ्य विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित है। तीसरा नंबर कहता है द एक्सरसाइज इंक्लूड्स रियल टाइम वर्सेज आइडेंटिफिकेशन एंड आउटब्रेक कंट्रोल मेजर। इस अभ्यास में वास्तविक समय में वायरस की पहचान और प्रकोप को नियंत्रित उपाय शामिल हैं। हाउ मेनी अबव द ट्रू? तो इसमें आपको केवल 2 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। तो 1 और 3 सही है। विष्णु युद्ध अभ्यास जो है, जो कि मॉक ड्रिल है, ये आपको नेशनल वन हेल्थ मिशन का एक पार्ट है विच प्रमोट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग हेल्थ रिस्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट।
तो मानव और जानवर और पर्यावरण में जो तीनों को मिला के जो घटनाएं हो रही हैं उनको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नेशनल वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। और ये विष्णु युद्ध अभ्यास जो है वो इसी का भाग है। 2 नंबर जो है वो कहता है कि ड्रिल मैन फोकस इज ऑन असेसिंग इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर zoonotic outbreaks, not specifically about reducing dependency on the foreign export। तो ये फॉरेन एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी के बारे में नहीं बात करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है द मॉक ड्रिल्स इंक्लूड्स रियल टाइम वर्सेज आइडेंटिफिकेशन एंड आउटब्रेक कंट्रोल मेजर साइमल्टेनिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्पॉन्सेज। तो इसमें क्या है कि मॉक ड्रिल में रियल टाइम डाटा का उपयोग किया जाएगा ताकि मॉक ड्रिल को और रियलिस्टिक मोड में लाया जा सके। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।